नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज की यदि क्लास की हम बात करेंगे तो व्यंजन संधि की क्लास होगी। इसके पहले स्वर संधि की 2 क्लासें हो चुकी हैं, वो आप लोगों ने अच्छे से देखी। आज हम व्यंजन संधि के जितने भी 7 नियम हैं, 7 नियम पर चर्चा करेंगे। देखा गया है कि बहुत सारे लोग व्यंजन संधि को नॉर्मल ले लेते हैं, लेकिन ये संधि नॉर्मल नहीं है दोस्तों। यदि इसमें व्यंजन संधि के द्वारा या व्यंजन संधि में इस प्रकार प्रश्न की प्रकृति हो जाती है कि इसमें व्यंजन संधि कौन सी है, तो हम लगा लेते हैं। लेकिन व्यंजन संधि को यदि बनाने का आ जाता है तो समस्या आ जाती है, क्योंकि इसमें जो 7 नियम है, यदि 7 नियम आपको अच्छे से नहीं आते हैं तो व्यंजन संधि में आप कहीं ना कहीं गलती भी कराएंगे। साथ साथ व्यंजन संधि अशुद्धियों की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे शुद्ध और अशुद्ध शब्द भी निकलते हैं। जो लोग चैनल पर नए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके उन्हें 2 फायदे मिलने वाले हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी, यानी जो पटवारी की अभी क्लासें चल रही हैं, जैसे ही शुरू होगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि दोस्तों हम इसमें एनालिसिस करवाएंगे 15 मार्च, यानी 15 मार्च से पटवारी के जैसे ही पेपर स्टार्ट हो जाते हैं तो किस शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी का एनालिसिस चैनल पर करवाया जाएगा, ताकि यदि उस दिन आपका पेपर रहा 15 तारीख को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में यदि पेपर है तो एक उचित रणनीति बनाने के लिए काफ़ी सारे प्रश्नों का संग्रह आप लोगों के पास में होगा और आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि सभी परीक्षाओं की महत्वपूर्ण पीडीएफ सब उसी में प्राप्त करवाई जाएगी। जैसे व्यंजन संधि है तो इसकी जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। चलिए दोस्तों अपन चालू करते हैं लेट ना करते हुए व्यंजन संधि का ये मज़ेदार टॉपिक। मज़ेदार ये इसलिए है क्योंकि दोस्तों यदि व्यंजन संधि की हम बात करें तो इसमें व्यंजन है, आदमी एक ही नियम पर चलता है, लेकिन ये एक नियम नहीं 7 नियम होते हैं। वो खाली ये देख लेता है कि हाँ भैया व्यंजन संधि है, क्योंकि नीचे हलंत लगा हुआ है, बाकी आगे बढ़ जाओ। लेकिन व्यंजन संधि बनाने के लिए आ जाती है तो फिर समस्या आ जाती है दोस्तों, है ना। चलिए व्यंजन संधि का सबसे पहले साधारण नियम हम देख लेते हैं। शुरुआत में ही वो क्या कह रहा है, व्यंजन संधि। इसके बाद दोस्तों अपन विसर्ग संधि करेंगे, तो विसर्ग संधि को आप लोग पहले ही पढ़ लीजिएगा, उसकी क्लास कब आएगी, कल आ जाएगी। आज व्यंजन संधि की क्लास है। चलिए जो लोग नोट्स नहीं बनाते उनके लिए कहूँगा कि नोट्स आप बनाना चालू कर दें। एक एक नियम में बताऊंगा, उनको आप लोग लिखना चालू कर दें। इससे होगा ये कि आपके पास खुद के अपने नोट्स होंगे, किसी अन्य की किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर यदि पढ़ भी रही है तो आप सिर्फ अकेले एक ही किताब को पढ़ेंगे और आप अपने मन से समझ जाएंगे। देखिए व्यंजन के बाद यानी कि हमने क्या देखा, संधि 2 शब्दों में होती है, यानी कि 2 शब्दों के अंतिम वर्ण और प्रारंभिक वर्ण में होती है। यानी संधि या तो इसका अंतिम वर्ण होगा और इसका प्रारंभिक वर्ण होगा। संधि का हमने यही तो नियम देखा शुरुआत में। तो व्यंजन संधि, स्वर संधियों में हम क्या देख रहे थे कि यहां स्वर था, यहां स्वर था, यहां स्वर था, यहां स्वर था, कभी यहां आ आ रहा था, कभी यहां ई आ रहा था, इस तरीके से हो रहा था। व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, यानी कि अब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण यहां पर व्यंजन आएगा। क्या आएगा, व्यंजन। अब व्यंजन समझ लीजिए, व्यंजन क्या होते हैं। स्वर तो आप लोग समझ गए, व्यंजन समझ लीजिए। व्यंजन दरअसल एक तरीके से देखा जाए तो जैसे कि का, खा, गा, ये एक तरीके से वर्ण है, लेकिन यदि इस का में मैं हलंत लगा दूं तो यह व्यंजन हो जाता है। इसको मैं पढ़ नहीं सकता दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो हलंत वाले होते हैं का, खा, ग, इनको मैं पढ़ नहीं सकता, इनको खाली लिख सकता हूं। क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। स्वतंत्र रूप से बता रहा हूं, किसी के साथ आएंगे तो मैं इनके लिए पढ़ भी सकता हूं। स्वतंत्र रूप से मैं इनके लिए पढ़ नहीं सकता। एक आप खुद बोल के देखिए, यदि आपने का बोला तो लास्ट में आ गया कि नहीं, खा बोला तो आ गया कि नहीं, यानी इनमें आ हमेशा जुड़ा रहता है। लेकिन संधि के नियमों में हम इनके नीचे हलंत लगाते हैं। हलंत लगाने का मतलब ये है कि का में आ जुड़ा नहीं है। पहली तो ये बात हो गई, और यही यदि लास्ट में आ जाते हैं, प्रथम शब्द के लास्ट में, तो वहां व्यंजन संधि हो जाती है। तो वो क्या कह रहा है कि प्रथम शब्द के अंतिम शब्द में व्यंजन आने पर और उसके बाद द्वितीय शब्द के प्रारंभ में चाहे व्यंजन आए चाहे स्वर आए तो संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। ये नियम है एकदम साधारण सा। इसी नियम के अंतर्गत 7 नियम और होते हैं जिसके अनुसार कहीं ना कहीं व्यंजन संधियां बनती हैं। ये वाला जो पहला नियम था ये तो व्यंजन संधि समझने का है, तुरंत पकड़ लेने का है कि व्यंजन संधि कौन सी होगी। क्लियर। चलिए अब अपन देखते हैं उदाहरण से। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इन्होंने उदाहरण बताया वाक, ये देखिए का के नीचे हलंत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से हलंत होता है। यहाँ जानबूझ के हलंत नहीं लगाया गया था आपको समझाने के लिए, यहाँ हलंत होगा, लेकिन दूसरे वाले में लगा दिया गया था। क्लियर। तो क्या होगा, वाक धन ईस बराबर वागीस। अभी ये क्या हुआ,
यार हम क्या देखते थे, स्वर संधि में हम देखते थे कि यदि ये वाला का पूरा है तो आ जाता था, लेकिन चूंकि यहाँ तो आधा का है, अब आधा का है तो आधा का को हम क्या लिखेंगे, इसको आधा ही का लिखेंगे, हमने का लिख दिया। और उसके बाद दूसरा स्वर आ गया, अब ई आ गया। तो चूंकि यह स्वर संधि तो है नहीं, ऊपर से का है यानी व्यंजन है, अब इसमें क्या होगा, उत्तर ये क्या बता रहा है, वागीश, यानी का जो है वह गा में बदल गया। और ई क्या हुआ, ई की मात्रा इसी ई में लग गई, यही तो अपन देखते आ रहे थे। इस ई की मात्रा जो का था वह गा में बदला और ई की मात्रा गा में लग गई, ये तो समझ में आ गया। पर गा कैसे आ गया, चलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन ये तो तय है कि ये व्यंजन संधि है। दूसरे वाले को देखते हैं, सत प्लस जन बराबर सज्जन। ये जो ता था, ये ता, ये आधे जा में बदल गया ना, और बाकी जा यहाँ का पूरा लिखा गया। तो ये ता आधे जा में कैसे बदल गया, ये है इसका दूसरा नियम। इस प्रकार की ये नियम है। ये तो मालूम पड़ गया कि भैया ये व्यंजन संधि है, यानी कि प्रारंभिक शब्द में के अंतिम वर्ण में यहां हलंत होगा। यहां से हम व्यंजन संधि को समझ सकते हैं, साधारण सी ट्रिक है। लेकिन यदि डायरेक्ट उदाहरण आ जाए, वागीश कौन सी संधि है, तब फिर कैसे करेंगे। यदि आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और आपने उदाहरण काफी नहीं लगाए हैं, तो वागीश में आप दिमाग सोचिए, दीर्घ संधि तो नहीं है क्योंकि बड़ी ई आ गई, क्या आ गई, बड़ी ई आ गई। उसमें ट्रिक यही तो बताया था कि बीच में बड़ी ई आएगी। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि दोनों को तोड़ कर देखिए, यदि दोनों को तोड़ने से हलंत नहीं लगता है, तभी वह स्वर संधि की ओर एक तरीके से जाएगा। लेकिन यहाँ पर वाक प्लस ईस में का व्यंजन वाला है, तो यह दीर्घ संधि नहीं होगी। आ रहा ना आप लोगों को समझ में, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं नोट व्यंजन। ये तो उन्होंने एक नोट लिखा हुआ है, ये नोट क्या है कि वो व्यंजन शब्द होता है वह शुद्ध रूप से हल वाला रूप होता है, जैसे का, खा, गा। क्लियर। अब व्यंजन संधि के नियम, दोस्तों व्यंजन संधि के नियम से पहले एक बार व्यंजनों का चार्ट देखना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पर है। पहले तो हम पहले वाले नियम को समझ लेते हैं, जो पहला वाला नियम है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने विसर्ग संधि को पढ़ रखा होगा, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो लोग नए हैं दोस्तों, घबराइए नहीं, आपको भी यह समझ में आने लगेगा। जिस प्रकार से आप लोगों को स्वर संधियां अच्छे से समझ में आई, उसी प्रकार से व्यंजन संधि भी आएगी और विसर्ग संधि भी आएगी। बस जो मन है, मन का मैं आपके लिए खेल बता दूं, मन को परिवर्तन स्वीकार नहीं है। क्या नहीं है, परिवर्तन स्वीकार नहीं है। तो जो भी लोग नए हो या फिर जिन्होंने कईयों बार संधि को देखने का प्रयत्न किया है, सीखने का प्रयत्न किया है, पर उनसे संधियों में गलतियां हो जाती, उनके भी मन की ये बात है कि उनके मन ने उसको स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करने का मतलब है उसको कभी अच्छे से नहीं किया। यदि मन इसको अच्छे से कर लेता है तो ये फिर अपने आप ही सरल हो जाती हैं। तो मन का खेल है दोस्तों, मन को साधे रहिए। अब देखते हैं पहला क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। हम देख रहे हैं वर्ग, ये जो वर्ग है ये क्या है, ये दरअसल पूरी वर्णमाला है। पूरी वर्णमाला नहीं, वर्णमाला में जो व्यंजन वाला पार्ट है वो है। उसमें वो कह रहा है कि पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। किसमें, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना, यानी का, खा, गा। का परिवर्तन किसमें होगा दोस्तों, गा में। समझिएगा, चा का परिवर्तन किसमें होगा, एक तरीके से देखा जाए तो जा में। मतलब पहले वाले वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, समझिए, एक मिनट रुकिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं फिर समझाता हूं। 1 सेकेंड चलिए समझते हैं। यहां तक तो अपन को समझ में आ गया। अब सबसे पहले अपन इसका चार्ट देख लेते हैं। पहले तो नियम को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चार्ट को देखेंगे, ठीक है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तो का एक तरीके से जो का है, का गा में परिवर्तन होगा। समझिएगा, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण में जो परिवर्तन होगा, का गा में बदलेगा, चा जा में बदलेगा, टा डा में बदलेगा, ता दा में बदलेगा और पा बा में बदल जाएगा। लेकिन कब बदलेगा, कंडीशन क्या है, कंडीशन को पहले हम समझ लेते हैं। कंडीशन को समझ लेते हैं, कंडीशन समझना जरूरी है। का गा होना, देखिए जब कचट तप, यानी कि यह पहले वर्ण वाले हैं, कचट तप, शुरुआत में देखते हैं ना। चलिए इसको पहले आप देख ही लीजिए, तभी समझ में आएगा। ये हो गया का वर्ग, का वर्ग। तो ये देखिए उन्होंने बोला है का वर्ग कचट तप,
का वर्ग, ये वाला जो वर्ग है ना दोस्तों, कचट तप, यहां से लेकर यहां तक, ये वाला वर्ग, इसका यदि मेल, क्या कह रहा है समझिए, पहले तो ये समझ लीजिए, ये एक वर्ग हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच हो गया। पांचवें वाले को पंचमाक्षर भी आपने सुन रखा होगा, और इसको अनुनासिक भी कहते हैं, अनुनासिक भी कहते हैं। वर्णमाला का चैप्टर अपन जल्दी कराएंगे दोस्तों, वहां पर आपको ये और क्लियर हो जाएंगे, यहाँ भी आपको क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क च ट ता प, ये क्या है, ये पहला वर्ण है, इसका तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना, खा को छोड़कर गा में, इसका तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना किस कंडीशन पे होगा, इसको अब समझना है अपन को। चलिए फिर से आते हैं। का मेल जब कचट तप यानी इनका मेल किसी स्वर से हो जाए, स्वर यानी आ ई जितने भी हैं वही हो गए, अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण यानी गजट धब जिसमें परिवर्तित हो रहे हैं वो भी यदि आ जाए, या फिर चौथे वर्ण आ जाए, गा ढा जा धा वा, अथवा अंतःस्थ व्यंजन आ जाएं, या रा ला वा के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कितनी बातें बताई उन्होंने, सबसे पहला तो उन्होंने कंडीशन दी कि कचट तप का मेल किसी स्वर से हो जाए, तो पहले हमने लिख दिया स्वर, ये दिमाग में रखिएगा बिल्कुल दोस्तों, एक स्वर हो गया। दूसरा उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि किसी वर्ग के तीसरे वर्ण यानी जिसमें इसको परिवर्तन होना है वो भी यदि आ जाए तो तीसरा वर्ण हो गया। ठीक है, तीसरा वर्ण हो गया यानी तीसरी वाली लाइन। अब तीसरे में उसने क्या बताया है, या फिर चौथा वाला आ जाए, तो जो चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण या चौथी लाइन है, चौथी वाली जो लाइन है वो हो जाए, समझिए, एक दो तीन हो जाए, या किसी, अब चौथा हो गया, या फिर अंतःस्थ से हो जाए। अंतःस्थ कौन से वाले हैं, ये वाले, या रा ला वा, इनसे यदि हो जाए तो यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में हो जाएगा, किसमें, इसी तीसरे वाले में जो यहां पर आ भी रहा था, है ना, इसी तीसरे वाले में। समझें फिर से, अब अपन एक बार चार्ट से समझते हैं, बहुत बारीकी से समझा रहा हूं दोस्तों, एक बार में समझ लीजिएगा। देखिए नियम ये कह रहा है कि ये वाला जो वर्ग है, ये वाला वर्ग यदि प्रथम शब्द के अंतिम शब्द में इस प्रकार के व्यंजन आ जाते हैं और इनका मेल किस किस से हो जाए, या तो किसी स्वर से हो जाए, यही तो कंडीशन बताई, एक तो या तो स्वर से हो जाए, चलिए भैया स्वर से हो जाए, या फिर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग से हो जाए, किससे, तीसरे वाले से हो जाए, ये है तीसरा वाला, ये तीसरा वाला, ठीक है, ये तीसरा वाला, ये पूरा है दोस्तों, याद रखिएगा यहां तक, ये यहां तक बा तक, या फिर चौथे से हो जाए, ये चौथा भी इसमें शामिल हो गया, ये चौथा भी शामिल हो गया, या फिर एक हो गया स्वर से या तीसरे से या चौथे से, या फिर अंतःस्थ, ये है अंतःस्थ, या रा ला वा, इनसे हो जाए तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है, इसी तीसरे वाले में, यानी गा जा डा दा बा, इन्हीं में परिवर्तित हो जाएगा। ये नियम आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें। अब मैं इस नियम को हटाता हूं, ठीक है, यानी इस नियम को अब मैं मिटा देता हूं, क्योंकि इसकी आवश्यकता अपन को बार बार पढ़ने वाली है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको मिटा देता हूं। इस नियम इस सारणी की आवश्यकता बार बार पड़ेगी। एक नियम तो आप लोग समझ गए, अब उसमें हमें क्या समझना है, या तो स्वर से हो जाए, या तीसरे नंबर वाले से हो जाए, या चौथे नंबर वाले से हो जाए, या फिर अंतःस्थ या लावा से हो जाए, तो स्वयं वह तीसरे नंबर वाले से परिवर्तित हो जाता है, यानी अपने ही समूह के तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। बस ये नियम हमने अपने दिमाग में रख लिया। अब आ जाए भैया कोई सी संधि, पहले नियम के अनुसार सब कर देंगे। अब एक एक उठाते हैं। का गा होना, अब यही तो है, का गा में तो होगा, का वाली लाइन में गा उसके तीसरे नंबर पे है। अब होगा कब, दिक धन गज, यहां पर आ गया क्या, का किस में बदलेगा, गा में बदलेगा, तो सीधा सीधा हो जाएगा, ये हमने बनाया का और सामने क्या है गा, तो दोनों में संधि होगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, का और गा क्या हो जाएगा, गा और गा वैसे ही हमने रखा, ये हो गई मेन संधि, बाद में जितना बचा हुआ है वो हमने लिख दिया, यहाँ जा लिख दिया और जो दा था वो लिख दिया, दिग्गज। अब इसमें इसमें कोई अंतर है नहीं है, बन गया। अब दिक धन अंत, का किस में बदलेगा, गा में बदलेगा, क्यों बदलेगा, का जो है गा में, क्योंकि यहां पर स्वर आ गया, स्वर आ गया, यानी कि ये इसमें व्यंजन का पहला नियम फिट हो गया ना। पहला नियम क्या कहता है कि दूसरे वाले शब्द के प्रारंभिक वर्ण में क्या क्या आ जाना चाहिए, या तो स्वयं स्वर आ जाए, या फिर तीसरा वर्ण आ जाए, या फिर चौथा वर्ण आ जाए, या रा लावा आ जाए। क्लियर, तब वह क्या हो जाएगा, एक तरीके से तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तो का को हमने गा में बदल दिया, क्लियर, बदल देते हैं, का को हमने गा में बदला
और ये जो अंत था एक तरीके से हमने देखा का को हमने किस में बदल दिया था, गा में बदल दिया था, ठीक है। और ये आ तो था ही, आ इसमें जब जुड़ गया तो ये पूरा हो गया, क्लियर। और ये लास्ट में आ गया ता, और ये दी तो था ही। अब इसमें इसमें कोई अंतर है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, ये पहला नियम है अपना। अब देखते हैं सभी के का वर्ग में ये तो वो आ गया। चलिए अब चा का जा होना, चा भी तो है दोस्तों, तो चा का जा में परिवर्तित होना। अब जब हम चा का जा में परिवर्तित होना देखेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अच प्लस अंत, ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये हलंत है, कुछ कुछ जगह पर हलंत नहीं लगाए हैं, वो इसलिए नहीं लगाए गए हैं ताकि आप देखें तो आप भी एक बार चौंके कि यार हलंत नहीं लगा तो भी सर कैसे होगी, नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे लगा देंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ यार अच ऐसे लिखा जाता है और अच ऐसे सट में लगा हुआ है। आगे और भी देखेंगे तो वहाँ नहीं लगा हुआ है। आपको ये गौर करना है कि कहाँ कहाँ पर विसर्ग नहीं है जहाँ होना चाहिए। अब चा का दोस्तों जा में परिवर्तन होगा। क्यों हो रहा है परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर आ गया, क्योंकि नियम ये कहता है कि या तो स्वर आ जाए या फिर तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा आ जाए या यार अलावा आ जाए, तो बस भैया वही तीसरे उसमें बदल जाएगा। तो चा का तीसरा क्या होता है, जा में बदल गया। तो क्या हो गया, ये हो गया आ जा द। आप कहेंगे सर आधा जा क्यों नहीं लगाए, भैया ये आ यहाँ बैठा तो है, आ इसमें जुड़ गया तो अजंत हो गया, क्लियर। यदि आ नहीं होता कुछ और होता तो चा आधे जा में ही आता। अब देखिए इस यहां से समझिए, अच प्लस आदि, तब क्या होगा, चा तो जा में बदलेगा, तो आ तो हम लिख दिए और जा लगा दिए। अब देख लेते हैं कि क्या बड़ा आ है छोटा आ है, अरे यार बड़ा आ है, तो भैया यही जो जा है वह बड़ा हो जाएगा, आजादी, आजादी। लोग आजादी को कैसे लिखते हैं, वो आजादी को आ जा दी। एक नंबर का प्रश्न है दोस्तों अशुद्धियों का, याद रख लीजिएगा, ये गलत है, ये बना दिए गोला। इसका सही जो है वह आजादी ही है, क्लियर। टा का डा हो जाना। अब टा का डा कैसे हो रहा है, टा का डा हो जाना तीसरे वाले में परिवर्तित हो रहा है, यहाँ टा है यहाँ टा है। अब देखते हैं आनंद, तो टा जब डा में जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, शा डा न ड। मैं जल्दी करवा रहा हूं तो चलिए मैं अपनी जो स्पीड है उसको मद्दी करता हूं। सट प्लस रिपु, टा किस में बदलेगा, डा में बदलेगा। और चूंकि ये छोटी ई भी तो है और ये जो रा है वह नीचे आ जाएगा, तब यह क्या हो जाता है, यह हो जाता है षड रिपु। क्या हो जाता है, षड रिपु। अब इसमें और इसमें कोई अंतर है, नहीं है। षड रिपु में कंफ्यूजन आप थोड़े हो रहे होंगे, दरअसल ये जो रा है वह नीचे की ओर आ जाता है, इसलिए यह षड रिपु हो जाता है, क्लियर। ता का दा होना, ता का तीसरा अक्षर क्या है, दा है। कब होगा, जब हम देख लेंगे कि ता के बाद यदि कोई ऐसे वर्ण आ जाएं, कौन कौन से आ जाएं, या तो ता के बाद में कोई जैसे हलंत वाला था, हलंत वाले ता के बाद में स्वर आ जाए पहला, दूसरा उसी वर्ण का तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, यार अलावा आ जाए। तो यहां पर यार अलावा आ गया, ये आ गया। अब क्या होगा, ता, ता किस में बदलेगा, दा में, क्योंकि ता का तीसरा दा होता है। ये याद करने पड़ेंगे दोस्तों, जब आपको व्यंजन संधि अच्छे से करनी है तो वर्णमाला का चार्ट इसको अच्छे से याद कर लें। तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, एक तरीके से दा में। तो जब दा में यह परिवर्तित होगा और ऊपर से या भी है तो दा और ध्या दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ये। यही तो कल वाले यद्यपि में हुआ था और यही उद्योग में हुआ है, क्लियर। वहां भी दा, आधा दा और द्या और या दोनों मिलकर कौन कौन, ऐसे समझिए, आधा दा, ये दा और या मिलकर क्या होते हैं, इस प्रकार से धा हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, उद्योग। अब आप कहेंगे सर धा तो ठीक है, ये यो कैसे आ गया, ये जो यो है ये यो कैसे आ गया, ये यो इसलिए आ गया क्योंकि बेटा इस या में ओ लगा है, ये यो हनी सिंह वाला नहीं है, ये यो पहले से यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर आ गया है, क्लियर। सत प्लस भावना बराबर सद्भावना। अब ता किस में परिवर्तित होगा दोस्तों, ता परिवर्तित होगा दा में। तो जब ये दा में परिवर्तित होगा तो हमें देख लिया कि यहां पर है क्या, भावना। अब यहां तो कोई स्वर है नहीं, तो पक्का ता जो दा में परिवर्तित हो रहा है वह आधा ही आएगा। तब हम क्या करेंगे, सद और नीचे लगाएंगे हलंत, सद भावना। अब एक नंबर आपका यहां से अशुद्धियों का बढ़ गया दोस्तों। सद्भावना ऐसे ही लिखी जाती है, डायरेक्ट ऐसे मत लिख देना कभी भी, सद्भावना। यदि आपने हलंत नहीं लगाया तो आपका एक नंबर चला जाएगा, क्लियर। एक नंबर आपका क्या होगा, चला जाएगा और आप 10,000 लड़के नीचे आ जाएंगे। आगे चलते हैं।
पा का बा होना, सभी का अपन ने देख लिया, पा का बा होना। जैसे अप प्लस जा, ये आपने देखा होगा, अप प्लस जा। अब्ज किसको बोलते हैं दोस्तों? अब्ज एक तरीके से कमल को कहा जाता है, जन्म लेने वाले, है ना। चलिए इसको देखते हैं, ये कैसे परिवर्तित हो गया। हाँ, अप प्लस जा, पा किस में बदलेगा? बा में बदलेगा, क्योंकि जा से पहले कोई ऐसा स्वर तो है नहीं कि हम उसको बड़ा छोटा कर पाए, इसलिए बा में बदलेगा। तो बा खाली आधा ही रहेगा। कितना रहेगा? कितना रहेगा दोस्तों? आधा ही रहेगा। देखते हैं, आ और आधा बा और जा। क्लियर। अब मान लीजिए यहां पर तो आधा था, ये जा के आगे मान लीजिए आ, ऐसा होता नहीं है, मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं दोस्तों, है ना, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ऐसा कभी होता नहीं है। मान लीजिए यहाँ आ जाता, तो फिर ये जो बा करते ना आप, तो फिर यहाँ पर आधा बा ना लिखकर पूरा बा लिखते। मान लीजिए यहाँ बड़ा आ जाता, तो इस बा में भी बड़ा लगा देते। मान लीजिए यहाँ ई आ जाता, तो फिर छोटी ई लगा देते। बड़ी ई आ जाता तो बड़ी ई लगा देते। क्लियर। तो मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा आता नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा अगर आ जाए, इस शब्द में नहीं आता, अन्यथा तो आता है, इस शब्द में ये नहीं आता। क्लियर। चलिए, तो हमने ये वाले जो पहला वाला नियम है हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। कुछ और उदाहरण देख लें दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कुछ और उदाहरण। जैसे आपने सुन रखा होगा, अवधि, अ आधा बा और धी, अवधि। ये किसका पर्यायवाची है दोस्तों? बादल का पर्यायवाची होता है। किसका? बादल का। धी, अवधि। अब इसको देखते हैं, तो ये हो गया अप, क्या हो गया? अप, और उसके बाद हो गया धी। क्या हो गया? धी। पा, ये यहां पर हलंत है, अब ये बनेगा कैसे? अप प्लस धी। तो पा किस में बदल जाएगा? बा में बदल जाएगा। तो आ तो हमने वैसा का वैसा लिख दिया, बा हमने आधा किया, और धी तो यहां पर हमने धा लगा दिया, और धी जो थी वो यहां नीचे इस तरफ को आ गई। अब धी। क्लियर। अब आप लोग बताइएगा दोस्तों कि ये बादल का पर्यायवाची है या सरोवर का पर्यायवाची है ना। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि दा, धी, नीर, निधि, ये सब जोड़ने पर क्या क्या बन जाता है। तो आप बताइएगा कि ये बादल का है या सरोवर का है। क्लियर। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। एक होता है सुप प्लस अंत, ये हो गया सुप प्लस प्लस अंत, ये यहां पर हलंत है। पा किस में बदलेगा? बा में बदलेगा। तो सु तो हमने वैसा का वैसा लिख दिया और बा बना दिया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर आ है, तो भैया बा जो है वो क्लियर पूरा हो जाएगा, आधा नहीं रहेगा। और ता हमने वैसे ही लगा दिया, अन की बिंदी है ही सुबंत। क्या हो जाएगा? सुबंत। अब आप लोगों को अब तो दिक्कत नहीं होगी, पहला वाला जो नियम है वो अपना क्लियर होता है। अब अपन आते हैं दूसरे वाले नियम पर। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा। पांचवा वर्ण कौन सा होता है दोस्तों? अभी मैंने बताया था, अनुनासिक वाला। अनुनासिक, या जिसका प्रयोग हम नाक के माध्यम से भी करते हैं या करते ही हैं, तो अनुनासिक। डा, इया, ड़ा, ना, मा। यहाँ पर इया और है दोस्तों, ठीक है, इया भी है यहाँ पर। डा, इया, ड़ा, ना, मा, ये अनुनासिक हैं। पर कंडीशन क्या होगी? पहले कंडीशन को भी तो देखें कि हर किसी में लगा दें दूसरे वर्ण में परिवर्तन के अनुसार। तो देखिए, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण कचट तप, फिर से अपन उसी पे आ जाते हैं, पहले इसको समझते हैं। कचट तप का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल ना और माँ, क्योंकि अनुनासिक वर्णों में ना और माँ भी होते हैं, तो वो कह रहा है किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः ना और माँ से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण डा, इया, णा, ना, मा हो जाता है। चलिए किससे हो जाए? अनुनासिक वर्ण ना और माँ से। एक बार हम देखते हैं, यहां पर आते हैं फिर से, ये देखिए, ये पहला है, ये पहला है। पहले वाले का मेल यदि, क्या कह रहा है? पहले वाले कचट तप, यहां से यहां तक है दोस्तों, कचट तप, मैंने, हाँ कचट तप, इसका मेल मुख्यतः अनुनासिक वर्ण यानी ना और माँ से हो जाए। किस किस से? ना से और माँ से। तो ये किस में बदल जाएंगे? ये सभी के सभी इस वाले में बदल जाएंगे। क्लियर। पंचमा क्षर में, पंचमा क्षर में, यानी का डा होगा, चा का इया होगा,
टा का णा होगा, ता का ना होगा, पा का मा होगा। कब? इस प्रकार से दो शब्द हैं, ये अंतिम वर्ण, ये देखा जाए तो प्रारंभिक वर्ण, ये प्लस का निशान लगाए कि यहाँ पर तो कचट तप ही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये वाले वर्ण है, कचट तप है। पर दूसरी तरफ यदि अनुनासिक आ जाए, यानी ना आ जाए या मा आ जाए, तब परिवर्तन किस अनुसार हो जाएगा? डा या ड़ा ना मा, इसमें हो जाएगा। बाकी नियम, जो छोटी होगी बड़ी हो जाएगी, मतलब जो छोटी होगी उसमें छोटा लगा देंगे, बड़ा होगा बड़ा लगा देंगे। आया समझ में? चलिए, तो ये दूसरा नियम था। अब मैं यहाँ पर मिटाता हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता अपन को बार बार पड़ेगी। चलिए, तो ये दूसरे नियम को अपन ने देख लिया। अब दूसरे नियम के उदाहरण से अपन इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए, चलिए, टा का डा होना, का पंचमाक्षर डा ही है ना। तो देखिए, वाक, ये देखिए यहाँ हलंत नहीं था, मैंने लगा दिया, वाक प्लस मय बराबर वाडमय। यानी कि वो क्या कह रहा है, यदि का जो है, यानी हलंत वाला का या का व्यंजन में कहूँ तो आप लोग समझते जाइएगा, इसका मेल, कचट तप का मेल अनुनासिक से हो जाए, वस्तुतः या मुख्यतः ना और माँ, आप ना और माँ को ही समझिए, इसमें ना और माँ ही आते हैं 99%। इनसे यदि मेल हो जाता है, इनसे यदि मेल हो जाता है तो वह उन्हीं के पांचवें अक्षर से बदल जाएगा। तो का मेल किससे हो रहा है? माँ से। तो का दोस्तों किस में बदलेगा? ये बदल जाएगा डा में, ये बदल गया, ये यहाँ पर भी हलंत है दोस्तों, क्लियर। तब क्या बन जाता है? का यदि डा में बदला तो यहाँ से वहाँ हमने लिखा, ये हो गया डा, वाड मय, वाड मय। अब आप लोग देखिए, वार्ड में अशुद्धि के रूप में आता है दोस्तों, एक नंबर आपका यहाँ से भी क्लियर हो गया। इसको हम पढ़ते क्या है दोस्तों? वांग मय, क्या बोलते हैं? वांग मय, एक तरीके से वार्ड मय, क्लियर। चलिए, अब देखते हैं सट प्लस मुख बराबर सणमुख, सट प्लस मुख बराबर सणमुख, ये कैसे हो गया? टा का परिवर्तन कब होगा? जब यहां अनुनासिक आ गया तो माँ तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब टा का परिवर्तन किस में हमको करना है? ड़ा में करना है। तो चूंकि आधा टा है तो आधे टा की जगह आधा ड़ा ही आएगा। और यहां पर चूंकि माँ लगा हुआ है तो इसको हम वैसे ही का वैसे ही लिख देंगे, और इसकी मात्रा इसमें नहीं चढ़ेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी मात्रा चढ़ी हुई है। यदि यहां पर आ होता या ओ होता या ऊ होता तब उसकी मात्रा इसमें चढ़ती। तो क्या बन जाएगा? शा तो हमने लिखा ही लिखा, फिर उसके बाद में सड़ मुख, सड़ मुख, क्योंकि ड़ा हमने लगाया। भाई ड़ा पूरा कैसा होता है? इस प्रकार से ड़ा होता है। जब हम इसको आधा कर देते हैं तो ये हो जाता है। अब मान लीजिए मुख की जगह यहां आ होता तो ये जो ड़ा है यह पूरा लिखा जाता, क्लियर। अब देखिए, सड़मुख, सड़मुख भी दोस्तों अशुद्धियों के लिए आता है। वो इसी ड़ा की जगह इस वाले टा को लगा देते हैं या फिर इस वाले डा को लगा देते हैं, तो गलती ना करिएगा, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ता का ना होना, याद रखिए दोस्तों, यहां पर ता का ना हो रहा है अनुनासिक आने पर। क्या आने पर? अनुनासिक आने पर। इसी में अभी चौथे वाले नियम में ता संबंधी तीन चार नियम और आएंगे, ता संबंधी तीन चार नियम और आएंगे, लगभग में 6 नियम होते हैं, वो ता इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ता का ना होना, क्योंकि ता के बाद यदि कोई अनुनासिक आता है, ये आ गया माँ आ गया और ये माँ आ गया, तब क्या होगा? तब यदि हम देखें तो ता जो है वह ना में बदलेगा, क्योंकि ता का पंचमाक्षर क्या है? ना है। यही तो देखा अपन ने, ता का पंचमाक्षर क्या है? ना है। एक बार दिखा दूं, ये देखिए, ता का पंचमाक्षर क्या है? ये ता है पहला, इसका पंचमाक्षर क्या है? ना है, क्लियर। चलिए, इसको मैं यहां पर एक चीज लिखे देता हूं ताकि आप लोग भूले नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। चलिए, ता का ना हो जाना, तो ये ता है, तो यहां पर अनुनासिक आ गया, माँ आ गया, तो ता किस में जाएगा? ना में। किस में जाएगा? लेकिन आधे ना में, चूंकि यहां पर कोई आ ई है नहीं कि ना पूरा लिख दें, इसीलिए जो वो है वो हमें आधा ही लिखना पड़ेगा। क्या? ना, क्लियर। अब देखिए, तत् प्लस मय, यहां भी माँ है तो समझ जाइए क्लियर कि भैया आधा ना आना है। ता कर दिए, आधा ना कर दिए, तन्मय, क्लियर, तत्मय।
तन्मय। इनको आप उल्टा भी कर सकते हैं दोस्तों, जब प्रैक्टिस करिएगा तो एक बार बना लेने के बाद फिर इस वाले को किसी भी कॉपी से दुका देना, मतलब इस वाले चैप्टर को दुका देना, और फिर सीधा इनमें से बनाते हुए लेके आना कि आप देखना उन्मत्त किस कंडीशन में होगा। अच्छा, उन्मत्त में अगर ना है तो माँ है, तो 101% ना का पहला अक्षर आ जाएगा। तो ना का पहला अक्षर आप समझ जाएंगे यार भाई ता आना है, तो उत आधा ता और मत तुरंत लगा लेंगे। समझ गए? तो इसको उल्टे तरीके से भी करें तब और अच्छी प्रैक्टिस होती है। तीसरे को हम देखते हैं, तीसरे नियम को। तीसरा क्या कहता है? छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल, अब समझिए ह्रस्व स्वर या आ का मेल छा से होने पर, यदि छा से ही मेल हो जाता है, समझना, या तो ह्रस्व स्वर हो। ह्रस्व स्वर का मतलब आप जानते हैं छोटे वाले स्वर, छोटे वाले स्वर, छोटे वाले जो स्वर हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, बता देता हूँ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, है ना, ये सब जितने होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं। या फिर आ का मेल, यहाँ पर आप बड़े वाले को भी जोड़ लें, यानी चार चीजें इनको जोड़ लें। इनका मेल छा से होने पर, किससे? छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? चा जोड़ दिया जाता है। जैसे अब इसको आप समझिए, ये छा संबंधी नियम है। इसमें आपको क्या समझना है? छा से पहले चा आएगा। ट्रिक यहाँ पर क्या है? ट्रिक को आप समझ जाएं, अच्छे से समझिएगा ट्रिक, कि यदि व्यंजन संधि है, मुझे मालूम पड़ गया, यदि व्यंजन संधि है, लिखते जाइए दोस्तों, व्यंजन संधि है, शब्द मैंने यदि लगा दिया कि यदि व्यंजन संधि है और छा का बीच में रोल है, यानी छा का एक तरीके से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है, तो उसके पहले चा आएगा। ये आपकी ट्रिक है, वो भी कौन सा? आधा चा आएगा। अब आप देख लीजिए पूरे में, जैसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये वाला व्यंजन संधि वाला आता है, इसीलिए बोल रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है। जैसे स्व प्लस छंद बराबर स्वच्छंद, देखते हैं उसने क्या बोला? किसी भी ह्रस्व स्वर, यानी यहां पर स्वर आ रहे हैं, याद रखिए, फिर भी यह व्यंजन है, स्वर आ रहे हैं, है ना? हाँ, क्योंकि दूसरी तरफ नहीं आ रहे ना स्वर, स्वर का स्वर से मेल ही तो स्वर संधि है। जब स्वर का व्यंजन से होगा तो फिर व्यंजन संधि होगी ना। वहां पर दोस्तों आप उनको देखेंगे तो उनमें स्वर ही स्वर था, इसलिए ये भी कंफ्यूजन मत होना, ये कंफ्यूजन भी मैंने आपका क्लियर कर दिया कि यहाँ पर स्वर से स्वर का मेल जब होगा तो स्वर संधि होगी, और यहाँ स्वर व्यंजन आ जाते हैं तब व्यंजन संधि हो जाती है। तो यहाँ पर स्वा, तो यहाँ वाह हो गया आ, एक तरीके से देखा जाए तो ये जो वाह है, यहाँ पर आ है, यानी छोटा आ है, तो ह्रस्व स्वर आ गया। छंद, और यहाँ पर छा, मैंने यह छा के लिए ही है, इसमें सभी में छा आपको देखने को मिलेंगे, तो छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? स्वच्छंद। क्लियर? इसी प्रकार परि प्लस छेद, तो मैंने बताया कि ह्रस्व स्वर कौन सा है? ई, छोटी आ गई, परि प्लस छेद, तो जैसे ही आ जाएगा तो कुछ नहीं करना है, परि और छा से पहले इस छे को जोड़ देना है, तो हो जाएगा क्या? परिच्छेद। बहुत सारे लोग इनमें कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि एक तरीके से स्वर जैसे दिखते हैं पर ये स्वर है नहीं, याद रखिए, है ना, क्योंकि इसमें हलंत नहीं होता दोस्तों, छा वाले नियम में हलंत नहीं होता, इसलिए हमको इसमें समस्या आ जाती है। चलिए इसके दो तीन उदाहरण और हम देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक आप लोगों ने सुन रखा होगा, पॉलिट तो पढ़ी होगी, अनुच्छेद। अनुच्छेद, यह भी इसी नियम से बना हुआ है। चलिए देखते हैं। अनु, ये कर दिए अनु प्लस छेद, छेद, तो ये जो छा है ना, इस छा से पहले चा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अनु छेद। क्लियर? एक और होता है विच्छेद, हाँ विच्छेद, जैसे वी और छेद, तो इस छा से पहले चा आ जाता है, क्योंकि ये ई आ गया, ह्रस्व स्वर आ गया है ना, तो वी छेद। क्लियर? आप लोगों को एक आध दो उदाहरण और पता हो तो उदाहरण जरूर लिखिएगा। उदाहरण तो दोस्तों अगर देखे जाए तो बहुत सारे होते हैं। चलिए पूरे को देखेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा, है ना। अब देखिए चौथे वाले में हम ता संबंधी नियमों पर आते हैं। इसमें क्रमशः 6 नियम हैं, छेनों पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले ता संबंधी नियम। ता के बाद यदि चा छा हो तो ता का चा हो जाता है। ता के बाद क्या है? बिल्कुल सरल सरल है दोस्तों, ज़्यादा इनमें समस्या नहीं है। चा और छा हो, ता आ जाए, आधा ता आ गया, हलंत वाला, हलंत वाला ये आ गया था।
पूरी व्यंजन संधि में सिर्फ तीसरा ऐसा नियम है जहां पर हलंत नहीं आता, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, ता के बाद यदि चा और छा हो तो ता का चा हो जाता है। क्या हो जाता है? चा हो जाता है। बस जैसे उच्चारण है, देखिएगा उच्चारण है तो कैसे होगा? ता का चा में परिवर्तन होगा, यानी यही जो चा है ना, इसी में परिवर्तन हो जाएगा आधे में, तो उच्चारण। क्लियर? चलिए, लेकिन कब होगा? जब चा और छा हो। ये यहाँ चा है, याद रखिएगा, अभी छा वाला उदाहरण भी बताऊंगा आपको। इसी प्रकार उत प्लस चारित बराबर उत्चारित, तो क्या हो जाएगा? उत प्लस चारित बराबर उच्चारित। यहां पर अब समझिए, ये गलत है कि नहीं है, बताइए। ये गलत है या नहीं है? ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा? चा होगा। आप लोगों ने गलती पकड़ी ना? यही गलतियां तो हैं दोस्तों, इसीलिए तो बार बार बताया जा रहा है। आएगा वहां उच्चारित, उच्चारित, खटाक से उच्चारित लगा देंगे, एक नंबर कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ता आधे चा में परिवर्तित हो गया, बड़ा चा पूरा का पूरा रहा और उच्चारित। ये बीच बीच में इनको इसीलिए इस तरीके से लिखा गया है ताकि आप कंफ्यूजन में ना आए, और यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो उसी समय तुरंत सही हो जाए। अब हम देखते हैं कि छा वाले में यदि हम देखेंगे तो जैसे आपने देखा होगा जगत छाया, जगत छाया है ना, जगत छाया, ये है जगत। जगत जब लिखा जाता है दोस्तों तो इसी तरीके से लिखा जाता है, नीचे हलंत लगता है जगत में, ठीक है। तब क्या होगा? ता छा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि जा गा चा और छाया, जगत छाया। जगत छाया में क्या होगा? जगत प्लस छाया तो जगत छाया। इसी प्रकार एक और उदाहरण होता है दोस्तों, सच्चरित, तो सत धन चरित। बहुत सारे लोग ता लगा सद लगा देते हैं, देखिए इस प्रकार से, मान लीजिए सत प्लस चरित, चरित, भ्रमवश या फिर ध्वनि के चक्कर में लोग सच्चरित में सद प्लस चरित लगा देते हैं, क्योंकि सद मतलब भी अच्छा होता, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ता ही आता है, तो सच्चरित। क्लियर? चा और छा का क्लियर होगा। चलिए, ता संबंधी हमारा एक नियम समाप्त होता है। हम दूसरे नियम पर आते हैं। दूसरा नियम क्या बोल रहा है? अब ता के बाद यदि जा और झा हो, जा और झा हो तो ता जा में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा? जा में। पहले किस में बदल रहा था? चा और छा होने पर चा में ही बदल रहा था, अब जा और झा होने पर जा में ही बदलेगा। सत प्लस जन, सज्जन। कितनी बार आता है दोस्तों अशुद्धियों में? मैं अशुद्धियों को इसीलिए बार बार बताता हूँ, संधि तो आप सीख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अशुद्धियों को भी साथ साथ करते जाएं। सत प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा? सज्जन। क्यों? क्योंकि नियम कह रहा है ता का जा में परिवर्तन होना है। क्यों होना है ता का जा में परिवर्तन? क्योंकि दूसरी ओर यानी दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण में जा और झा आ गया है, तो यहां पर जा आया है। इसी प्रकार जगत प्लस जननी बराबर जगत जननी, तो ये क्या हो गया? जा गा आधा जा, जा न नी, जगत जननी। बहुत सारे लोग क्या लिख देते हैं? जगत जननी, साथ में यदि लिख देंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। सही जो शुद्ध है वह क्या होता है? जगत जननी, जगज बोल रहा हूं, समझिएगा, जगज जननी। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा उत्धन छटिका, यहां करता हूं मैं, धन छटिका, छटिका। ता का किस में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों? ता का ये जो परिवर्तन है वह किस में हो जाएगा? जा में हो जाएगा, क्योंकि यहां जा है, तो उ जा और छा टी का उच्छटिका। क्लियर? उच्छटिका आ जाएगा दोस्तों। बहुत सारे लोग, अभी मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूं तो एक अनुभव हो गया है। उज्झटिका यदि सही लिखा हुआ भी वहां पर आ जाए और लोगों से पूछा जाए कि इनमें अशुद्धि कौन है, तो दोस्तों मान के चलिए 100 लड़कों में से 5% बता पाएंगे कि उच्चटिका सही है, बाकी इसको गलत कराएंगे। सिर्फ इसीलिए संधि का, यदि संधि का नियम पढ़ा है तो वो कर लेंगे, लेकिन इतने नियमों को कोई पढ़ता नहीं है ना दोस्तों, इतने नियमों को कोई पढ़ता नहीं है। आप यूट्यूब पर भी देखेंगे
तो आपको इससे संबंधित जो वीडियो होंगी वो कम ही दिखेंगी। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि के एक एक नियम की जो वीडियो होंगी, क्लासें होंगी, वो कम दिखेंगी। वो डायरेक्ट आपके लिए एक तरीके से एमसीक्यू कराने लगते हैं, 4 ऑप्शन वाले, और बता देते हैं कि यहाँ व्यंजन है, यहाँ ये है, यहाँ वो है। भेड़ चाल में आदमी लोग उनको देख लेते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन एक बता रहा हूँ क्योंकि इसमें कुचड़ पुचड़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन धीरे 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 धीरे, आसानी आसानी से, जैसे मैं आप लोगों से कहता हूँ कि एक दिन में तो कुछ होता नहीं है, बहुत दिनों में कुछ कुछ करने से बहुत कुछ हो जाता है। तो धीरे धीरे आने लगती हैं चीज़ें। चलिए, दूसरा नियम हो गया ता संबंधी। अब तीसरे नियम पर आते हैं। ता के बाद यदि टा और डा हो तो ता क्रमशः टा और डा में ही बदलेगा। किस में बदल जाएगा? टा और डा में ही बदल जाएगा। तब यहाँ दो दो आ जाएंगे, एक आधा आएगा, एक पूरा आएगा। समझिए, बृहत प्लस टीका। ता किस में है? जब ता के बाद डा और डा आ जाए, ये दो कंडीशन होगी तो ये इसी में बदल जाता है। कितना सरल नियम है? तीसरा नियम सबसे सरल है, सबसे सरल। यानी कि टा और डा आ जाए तो यह उसी में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होगा? बृहत प्लस टी का, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रा हा, और ता है तो चूंकि इसी में बदलना है टा में, तो आधा टा कर दीजिए, बृहट टीका। अब देखिए, इसमें और इसमें कोई अंतर है? नहीं है ना। इसी प्रकार उत प्लस डयन बराबर उड्डयन, तो ये कैसे हो जाएगा? हमने ऊ बनाया, ऊ के बाद हमने ता बनाया, लेकिन ता किस में परिवर्तित होना है? डा में, तो हम बना देंगे डा। क्लियर? और इसको कर देंगे आधा, और फिर डयन जैसा का जैसा है वैसा लिख देंगे, तो उड्डयन। अब इसमें और इसमें कोई अंतर है? नहीं है। तीसरे वाले नियम को हमने देख लिया। यानी कि ता के बाद डा और डा यदि आ गया तो ता डा और डा में ही बदलेगा, लेकिन आधा हो जाता है। क्लियर? अब ता के बाद यदि ला हो तो ता ला में बदल जाता है। ये भी बहुत सरल नियम है। ये तीसरे चौथे नियम सबसे ज़्यादा सरल है, ये भी सबसे सरल लिख देता हूँ, इसलिए कि आप लोग ये मत सोचें कि यार व्यंजन संधि में वैसे ही 7 नियम हैं, एक में 4-6 नियम और घुसेड़ दिए, कैसे करेंगे? अरे भैया बहुत सरल है। ता के बाद यदि ला आ गया, बस इतनी सी बात, तो ता ला में बदल जाएगा। उत प्लस लास बराबर उल्लास, क्योंकि ता के बाद वो क्या कह रहा है? यदि ला है तो ता ला में ही बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उत प्लस लास, उल्लास। क्लियर? इसी प्रकार तत् प्लस लीन, तल्लीन। इसमें भी दोस्तों लोग गलत कर देते हैं। तल्लीन जब आता है ना, तो वो ऑप्शन में दे देता है तद प्लस लीन, दा लगा देता है यहाँ पर। तो याद रखिएगा वो ता ही है, ता ला में बदलता है। क्लियर? क्योंकि डबल डबल आ रहा है, ला 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 ला, इसलिए मैं आपको ये भी बताता जाता हूँ दोस्तों कि कहाँ पर आपसे गलती होगी और कहाँ पर व्यापम चाहता है कि आप गलती कर जाएं। क्लियर? तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन, तो ये क्या हो जाएगा? ता ला और लीन। अब ये आधा ला कहाँ से आ गया? क्योंकि वहां पर आधा ता था। नियम कह रहा है कि ता के बाद ला आएगा तो वह आधा ला बन जाएगा। अब अपन पांचवें नियम को देखते हैं। ता के बाद यदि सा, ये शक्कर वाला है, खाते होंगे आप लोग। ता के बाद यदि सा शक्कर वाला हो तो ता का चा और सा का छा हो जाता है। इसको थोड़ा समझ लीजिए, पांचवा नियम थोड़ा विशेष है। पांचवें नियम में मैं विशेष लिख दूं तो चल जाएगा। विशेष, विशेष। एक विशेष दोस्तों हमारा दोस्त भी था, है ना, अभी है मतलब वो। चलिए, ता के बाद यदि सा हो तो ता का चा और सा का छा हो जाएगा। समझिए, उच्छ्वास एक नंबर का आता है दोस्तों अशुद्धियों में, और संधियों में अक्सर पूछा जाता है उच्छ्वास। तो ये क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। यहां से समझते हैं। ता है तो ता के बाद उन्होंने क्या बोला? या ता के बाद यदि सा हो, सा शक्कर वाला, तो ता बदलेगा चा में, और यह जो सा है वह बदलेगा छा में। क्लियर? तो देखते हैं। ऊ हमने वैसे ही लिखा, ता को हमने बदला किसमें? चा में, तो ये हो गया आधा चा, और सा को हमने बदला छा में। तो याद रखिए यहां पर ये जो श्वास है, सा है, आधा है, तो यहां भी हमको जो छा होगा वह आधा लिखना पड़ेगा। और आधा हम कैसे लिखेंगे? नीचे हलंत लगा के। बाकी वैसा का वैसा लिख दीजिए, उच्छ्वास, उच्छ्वास। क्लियर? अब देखिए, सत प्लस शास्त्र बराबर सच्छास्त्र, इसको बनाते हैं। तो यहां पर क्या है? सत, ता के बाद सा आ गया, सा शक्कर वाला, तो हमको पता है कि ता तो बदल जाएगा किस में? चा में, और यह जो सा है इसका हो जाना है छा। तब इसमें क्या कंडीशन होगी? सा हमने बनाया, ता को हमने बदल दिया चा में, तो किस में? आधा चा में बदल गया, और यहां पर आएगा क्या? छा। कौन सा? छा। लेकिन यहां ये जो सा है यह बड़ा है,
तो छा में भी हम बड़ा लगा देंगे और बाकी वैसे ही का वैसे ही लिख देंगे, सच्छा शास्त्र। क्लियर। अब इसमें और इसमें कोई अंतर है? नहीं है। नियम को आप समझ गए। एक बार और बताऊं सच्छास्त्र को। चलिए एक बार और समझ लीजिए। सत प्लस शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। तो कैसे होगा? ता जो है ना दोस्तों, ये जो ता है, ये ता बदलेगा चा में, तो हमने आधा कर दिया चा। क्लियर। ये आधा बना दिए, देख लिए। और सा को बना दिया छा, क्योंकि नियम कह रहा है। और छा में ही बड़ा आ भी लगा है। यहां पर छा में हमने आधा लिखा था, क्योंकि दोस्तों सा भी आधा ही तो था ना आधा। चलिए तो अब तो समझ गए। अब चलिए बनाते हैं जल्दी से। ये हमने सा वैसे ही का वैसे ही लिख दिया, ये लिख दिया सा। और चा यहाँ पे कैसे आएगा? ये जो ता है तो ये आ गया चा, और फिर लिखा छा, और बाद में शस्त्र, ये हो गया सच्छास्त्र। क्लियर। पांचवा नियम भी अपना हो जाता है। पांचवें नियम के एक तो और आप लोग वो देखें, मतलब पांचवा नियम किसका? ता वाले, ता संबंधी में चल रहे हैं, याद रखिएगा। ये ता संबंधी में चल रहे हैं। क्लियर। चलिए अब इसका छठवां नियम और लास्ट वाला नियम देखते हैं। ता संबंधी वाले का छठवां नियम है, ता के बाद यदि हा हो, अब क्या आ जाए? हा हो, तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धी हो जाएगा। क्या कह रहा है? ता के बाद यदि हा हो, ये देखिए यहाँ हा है, यहाँ हा है, तो ता के स्थान पर दा हो जाएगा और हा के स्थान पर धी हो जाएगा। कितना सरल है, चलिए देखते हैं। यानी कि पांचवा और छठवा ये जो दो नियम हैं, ये थोड़े विशेष टाइप के हैं और आते भी हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पांचवा और छठवा ता संबंधी नियम व्यंजन संधि में विशेष हैं। पांचवा और छठवा, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। ज्यादा कठिन आएगा तो दोस्तों जितना मैं समझा रहा हूं, यदि इतना आपने समझ लिया तो फिर वो कितना कठिन दे दे आप इसको कर देंगे। इतना तो यदि आप लोग पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे तो समझ ही रहे होंगे कि हाँ भाई, कि कितने अंदर से गहराई से इसको बता रहा हूँ। इसके बाद यदि आपने अच्छे से कर लिया तो फिर कैसे ही व्यंजन संधि का ऊपर ऊपर वाला आ गया तो उसको सभी लगा लेंगे, लेकिन अंदर की बात यदि आ गई ना कौन से नियम का है, तो बस वहीं पर फिर दांत निकाल देंगे और हो गया काम, लो खत्म। इसलिए अच्छे से इनको कर लें। तत् प्लस हित बराबर तद्धित, देखते हैं। तत् प्लस हित बराबर तद्धित। तो ता दोस्तों किस में बदलेगा? दा में बदलेगा। क्लियर। और हा की जगह धा आ जाएगा, बस इतना ही तो करना है। तो ता हमने लिया वैसे ही का वैसे ही पहला वाला। दूसरे में हमने आधा दा लगा दिया। क्या लगा दिया? क्योंकि ता के स्थान पर दा आना है, आधा दा लगा दिया। और हा के स्थान पर हमने क्या लगा दिया? ये हा के स्थान पर क्या लगा दिया? धी लगा दिया। धी। तो इस प्रकार से तद्धित। लेकिन जब ये पूरा बनता है दोस्तों तो किस प्रकार से बन जाता है? त, ये धा और धीत, तद्धित। इसी प्रकार एक बार और देखें। उत प्लस हार बराबर उद्धार। ताब दोस्तों किस में जाएगा? ता जो है, ता के स्थान पर क्या आना है? आधा दा आ जाना है ना। और हा के स्थान पर क्या आ जाना है? धा आ जाना है। तब ये कैसा होगा? उ धा, और ये बड़ा है तो ये उद्धार हो गया। क्लियर। चलिए पांचवा और छठवा जो अपना नियम है वो क्लियर हो जाता है। क्लियर। ये जो धा है ना दोस्तों, ये धा उद्धार, ये ऊपर ना लग के यहाँ नीचे को लगता है दोस्तों। कहीं कहीं आप लोगों ने इसको नीचे भी देख रखा होगा, नीचे भी आप लोगों ने देख रखा होगा। क्लियर। माने ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आप लोगों ने देख रखा होगा। त, ये तद्धित है ना, ऐसे ही तो देख रखा होगा। या फिर उद्धार, उद्धार, सॉरी माफ करिएगा, उद्धार, है ना। चलिए हमारे ता संबंधी जो नियम थे वो समाप्त हो जाते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। अब आता है पांचवा नियम जो कि ना संबंधी नियम है। ना संबंधी नियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे भी प्रश्न आते हैं और सरल है, इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। देखिए कितना सरल है ये। ना संबंधी नियम, यदि रिर, रा और सा के बाद ना व्यंजन आ जाए तो ना का सीधा सीधा ड़ा हो जाता है। यानी रिर, रा, सा, इनके बाद ना व्यंजन आ जाए। क्या आ जाए? ना व्यंजन। ये आ गया, देखिए ना आ गया, ना आ गया, है ना। यदि ना व्यंजन आता है तो ना का क्या हो जाता है? ना का णा हो जाता है। जैसे परि प्लस नाम बराबर क्या हो जाता है? परिणाम। क्या हो जाता है? परिणाम। यहाँ पर दोस्तों माँ है, परिणाम कैसे हो जाएगा?
उन्होंने क्या बोला है, रिर रा सा के बाद ना व्यंजन आ जाए, तो परी, तो यहाँ रा हो गया, तो रा के बाद में ना व्यंजन आ गया, तो ना जो है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, णाम है, तो इसीलिए यह परी प्लस नाम बराबर परिणाम हो जाता है। इसी प्रकार प्रा प्लस मान बराबर क्या होगा, प्रमाण। तो हमने देखा प्रा है तो ये रिर है, तो रिर के बाद में माँ आ गया या फिर ना आ गया, तो ये देखिए ये ना है, समझना ये व्यंजन है दोस्तों, चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए, इससे कोई समस्या नहीं है, प्रमाण में कंफ्यूजन मत होना। तो यहाँ ना आ गया तो जहां पर ना आया है वहीं पर प्रमाण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रमाण। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण तो रामायण है दोस्तों, राम प्लस अयन, ये इसी नियम के तहत होता है दोस्तों, पांचवें नियम के तहत, व्यंजन संधि के पांचवें नियम के तहत, तो राम प्लस अयन है। तो हमको पता है कि ये जो माँ है ना, एक तरीके से देखा जाए राम प्लस अयन, है ना। अब इसके बाद में ये जो ना है ना, यही ना ड़ा में बदल जाएगा। अब आप कह रहे होंगे सर ये ना यहाँ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों, ये ना लास्ट में है तो होगा, इसी प्रकार तो ना में हुआ, यहाँ भी हुआ, तो क्या हो जाता है, रा मा यण, कायदे से क्या होना चाहिए, रामायण। बहुत सारे लोग रामायण भी बोलते हैं ना, लेकिन वो दरअसल ऋणा होता है, क्या होता है, ऋणा। इसी प्रकार आपने सुना होगा भू प्लस ऋण, भू प्लस अन, भू प्लस अन, ये क्या हो जाता है, भूषण। भू, ये भूस होता है, भूस प्लस, ये भी एक अच्छा उदाहरण है दोस्तों, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। ये क्या होता है, भू स प्लस अन बराबर क्या हो जाता है, एक तरीके से भूषण, भूषण, यहां पर सा है, ये इस प्रकार से ये सा है, ठीक है, भूस प्लस अन बराबर भूषण, क्लियर। ये बड़ा ऊ है, भूषण। चलिए पांचवा नियम भी अपन समझ गए, यानी कि यदि इस तरीके से आ जाता है परि प्लस नाम परिणाम, प्रा प्लस मान प्रमाण, राम प्लस आयन, तो ये दरअसल व्यंजन संधि के ही उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं, व्यंजन संधि के उदाहरण होते हैं। चलिए अब आता है छठवें वाले का, छठवें को देखते हैं। छठवा क्या कहता है, छठवा कह रहा है कि माँ का मेल का से माँ तक, किससे, का से माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर, क्या कह रहा है, माँ का मेल, माँ का मेल का से माँ तक, एक बार आप लोगों के लिए इसको दिखाता हूं, ये का से, ये जो का है ना, यहां से लेकर माँ तक, किसी से भी, क्लियर, का से लेकर माँ तक, ये समझ गए। चलो वहीं आ जाते हैं, का यदि माँ का मेल का से माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है, पंचमाक्षर फिर से आइए, उसी वर्ग के पंचमाक्षर, इससे बदलेगा, क्लियर, किससे बदलेगा, इससे, क्या बदलेगा, माँ, माँ का मेल का से लेके माँ तक किसी से भी हो जाए तो उसी के पंचमाक्षर में बदल जाएगा, ये है पंचमाक्षर, क्लियर। चलिए नियम तो समझ में आ गया, अब हम देखते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं शुरुआत में आप लोगों से कह रहा था कि यदि इसको करना है व्यंजन संधि को, खास तौर पर इंपॉर्टेंट संधि तो है ही, तो हमेशा वर्णमाला या तो दिमाग में लिखी हो या फिर आपके सामने रखी हो। चलिए अब देखते हैं, माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वर में बदल जाता है, अनुस्वर में बदल जाता है, देखते हैं। सम प्लस कलन, तो का से लेकर माँ तक है, तो का तो स्वयं ही है, तो माँ किस में बदल जाएगा, अपने ही उसके पंचमाक्षर में, अंक की बिंदी आ जाती है, तो क्या हो जाता है, संकलन, क्या हो जाता है, संकलन, क्लियर, एक चीज क्लियर हुई। दूसरा सम प्लस गति, अपने ही उसके पंचमाक्षर में हो जाएगा, तो ये गा आ गया तो सम गति, तो क्या हो जाता है, इसीलिए हम सम प्लस गति को संगति लिखते हैं, संगति। ये पंचमाक्षर ऊपर अनुस्वार के रूप में आ तो रहा है दोस्तों, यही तो बोल रहा है पंचमाक्षर अनुस्वार में बदलेगा, सम प्लस चय बराबर संचय, संचय, क्लियर, सम प्लस चय बराबर संचय। माँ का मेल यदि यारा लावा सा शा सा हा से हो तो माँ सदैव अनुस्वार ही होगा, वो हमेशा अनुस्वार ही होगा। माँ का मेल यदि यारा लावा यानी यह अंतःस्थ आ जाए, या फिर सा शक्कर वाला, सा षटकोण वाला,
सा सैनिक वाला या हा हल वाला हो तो माँ सदैव अनुस्वार ही होता है। क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। जैसे समधन योग बराबर संयोग। क्लियर? कैसे? ये माँ है, माँ के बाद या आ गया, रा आ गया, इन्हीं सब की तो उसने बातें की हैं। सम प्लस रक्षक बराबर संरक्षक, तो ये अनुस्वार ही होता है। यहाँ पर पांचवे में बदल रहा था, समझिएगा, पंचवां अक्षर अनुस्वार में बदल रहा है, इसलिए उसको हम ऊपर भी लिख देते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे आते हैं जो ऊपर नहीं लिखे जाते, कुछ कुछ ऐसे आते हैं जो ऊपर नहीं लिखे जाते। लेकिन यहां पर यदि हम चर्चा करेंगे तो सिर्फ वह अनुस्वार की बात कर रहा है, यानी ऊपर जो अंक की बिंदी लगती है वही लगेगी। सम प्लस रक्षक बराबर संरक्षक। और एक आध दो उदाहरण बताइए। चलिए मैं बता देता हूं। एक आप लोगों ने सुना होगा संविधान, है ना? तो सम प्लस विधान बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? सम, क्या हो जाएगा? संविधान। क्लियर? अब दो मैं आपको बता रहा हूं, इन दो के आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। जैसे संशय और संसार, संशय और संसार, क्योंकि दोस्तों संसार में संशय हमेशा बना ही रहता है ना? और यही संशय जब अंदर के संसार में हम उतरते हैं तो दूर होने लगते हैं, यानी खुद के संसार में, अंदर मन के संसार में। और मन यदि बाहर के संसार में है तो संशय बना रहेगा। देखिए मैंने कितने गजब के दो शब्द आपको दिए हैं, संशय और संसार। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनको कैसे बनाना है। चलिए, अब माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि इस तरफ माँ है, ये हलंत वाला माँ लगा है, और यहाँ भी माँ आ जाए, कितना सरल है माँ संबंधी नियम, कोई परिवर्तन नहीं, वैसे का वैसे ही छाप दो, वैसा का वैसा ही छाप दें। तो सा लिख दिए, आधा माँ बना दिए, सम्मान, है ना? सम्मति। अब आप लोग कह रहे होंगे सर वैसे ही का वैसे ही कहाँ छापा? भाई ये वही है, देखिए वैसे ही का वैसा ही है। ये हमने सा किया, ये हमने माँ किया, और ये हमने मान कर दिया। इस तरीके से लिख देंगे तो भी सही होगा, पर प्रचलित के रूप में इस तरीके से नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं सम्मान। क्लियर? इस हलंत वाले को ना लिख के आधा लिख देते हैं, तो सही दोनों है, पर ये सही है, ये मतलब प्रचलित, प्रचलन के रूप में ये वाला सही है। अब हम सातवें वाले को देखते हैं, अंतिम सा संबंधी नियम। सा से पहले आ, बड़ा आ से भिन्न स्वर हो तो सा का सा में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि सा सैनिक वाला सा षटकोण वाला हो जाता है। कब होगा? सा से पहले छोटा आ और बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर हो। सा से पहले छोटा आ ना हो और बड़ा आ भी ना हो, इसके अलावा कोई भी स्वर हो, तब वी प्लस सम बराबर हो जाता है सा सैनिक वाला सा षटकोण वाले में। कंडीशन क्या दे रहा है? ये वाले स्वर ना हो, आ और आ नहीं हो, कुछ भी हो इसके पहले, रिर इर पिर जो भी हो, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अम आहा, कुछ भी हो, लेकिन बड़ा आ और छोटा आ ये ना हो, तब सा सैनिक वाला षटकोण वाले में बदल जाता है। तब क्या हो जाएगा? वी सम, क्योंकि इस तरीके से देखें ना, विषम। इसी प्रकार वी प्लस साध बराबर विषाद, वी प्लस साध बराबर विषाद, विषाद। एक और होता है दोस्तों, सुषमा। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, ये सुषमा स्वराज वाला है, याद रखिएगा सुषमा, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी है विसर्ग संधि वो समाप्त हो जाती है। विसर्ग संधि में मुख्यतः हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को सीखा है और क्या ट्रिकें हैं, इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे 2 से 3 मिनट की, उसके बाद हम क्लास को समाप्त कर देंगे। विसर्ग संधि में हमने देखा कि पहले वाले वर्ण में एक तरीके से विसर्ग लगा होता, सॉरी व्यंजन, व्यंजन की बात कर रहा हूँ, माफ करिएगा, व्यंजन लगा होता है या व्यंजन का हलंत लगा होता है, तो हम समझ पाते हैं कि यह व्यंजन संधि है। किंतु जब सातवां नियम आ जाता है तब उसमें व्यंजन में हलंत नहीं लगा होता। तो एक आप सातवें नियम पर ध्यान दें, है ना? इसके अलावा आप पांचवें नियम पर ध्यान दें। किस पे? पांचवें ना संबंधी नियम पर ध्यान दें और सा संबंधी नियम पर ध्यान दें, क्योंकि ये दो ऐसे नियम होते हैं जहां पर हम देखें तो हलंत नहीं लगा होता। तो अंत में हमने क्या बताया आपके लिए? अंत में यदि हम देखें तो हमको ये देखना है कि व्यंजन संधि में पहला, सबसे पहला तो ये जो सा वाला नियम होता है, सा वाला नियम, इसमें हलंत नहीं होता
पहली बात। दूसरा, पांचवा नियम जो कि णा से ना में परिवर्तित होता है या ना से णा में परिवर्तित होता है, यहां भी हलंत नहीं होता, यहां भी हलंत नहीं होता। पर इनके आप उदाहरण याद रखिएगा और सा वाले के उदाहरण याद रखिएगा, तो आपकी व्यंजन संधि जो है वह सही हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें तो जो छा संबंधी नियम होता है यानी कि तीसरा वाला, उसमें भी हलंत का प्रयोग नहीं होता, यानी इन तीन में हलंत का प्रयोग नहीं होता। एक तीसरे वाले में, दूसरे वाले में और सा संबंधी वाले सातवें नियम में, सा संबंधी वाले सातवें नियम में। नहीं आए समझ में? ड़ा से ना, ये एक दो नंबर, ये जो यहां लिखा है ये तो नंबर वाइज लिख दिया। सा संबंधी नियम कौन सा है भाई? सातवां। णा संबंधी नियम कौन सा है? पांचवा। और तीसरे वाले में वो खुद ही तीसरा वाला है। कौन सा? याद करिए, स्वच्छंद विच्छंद, यानी कि छा संबंधी नियम, छा संबंधी नियम। इन तीन बातों को यदि याद रखेंगे तो जो व्यंजन संधि में आप लोग गलती करते हैं वो भी आपसे गलती नहीं होगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास बड़ी हो गई है। व्यंजन संधि की, संधि हमेशा होती है दोस्तों, यहाँ तो एक क्लास में निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो विश्वास मानिए एक संधि लगभग में 3-3, 4-4 दिनों तक चलती थी। विसर्ग संधि में 1-2 नियम नहीं हो पाता था, जब तक बच्चे अच्छे से नहीं समझ जाते थे, जब तक हमारे सर आगे ही नहीं बढ़ते थे। चलिए दोस्तों, तो अपन इसको समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं अपन व्यंजन संधि के साथ में। ठीक है, नमस्कार। सॉरी, विसर्ग